नमस्कार दोस्तों। मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं। जी हां, आज हम आपको रेलिवेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के साथ यह पॉइंट क्लियर करके देंगे कि अगर आप एक पार्टीशन सूट कोर्ट में दाखिल करते हैं जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी के लिए, तो आपको हर उस जॉइंट फैमिली संपत्ति को, प्रॉपर्टी को उस केस के अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा जिसका आज तक बंटवारा नहीं हुआ है। इसके अलावा वो जो आप लोगों की जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है, उसके अंदर जितने भी कुहियर्स बनते हैं, अगर किसी कुहियर की डेथ हो गई है तो आगे जो उनके लीगल ईयर्स है उनको केस में पार्टी की तरह ऐड करना अनिवार्य है। अगर आप ये दोनों कंडीशन उस बंटवारे के केस में, पार्टीशन सूट के केस में नहीं कर रहे, तो वो लीगली रूप से मेंटेनेबल नहीं माना जाएगा, उसको कानूनी रूप से एक्सेप्टेड नहीं माना जाएगा। और ये चीज मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की रेलिवेंट जजमेंट के साथ आप लोगों को क्लियर करके देने वाला हूं। कई बार अक्सर देखने को यही मिलता है कि कुछ लोग चालाकी दिखाते हुए अपनी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी का पहले तो अपने मर्जी से विभाजन कर लेते हैं, और कुछ संपत्ति ऐसे होती है जिसके अंदर उनको ज्यादा लालच होता है, केवल उसी संपत्ति को वो कोर्ट में जाकर पार्टीशन के तहत मांग करने लग जाते हैं। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ निर्धारित कर दिया है कि अगर आप पार्शियल पार्टीशन करना चाहेंगे, यानी कि केवल कुछ ही संपत्ति का बंटवारा करना चाहेंगे, बाकी संपत्ति को अनटच रखेंगे या सभी कुहियर्स को उस केस में इंक्लूड नहीं करेंगे, तो इस तरीके का पार्टीशन सूट यहां पर मेंटेनेबल नहीं माना जाएगा। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती है, आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, वीडियो को आप लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट टर्म क्लियर कर दिया जाए। अगर आप लोगों की कोई भी समस्या है, आप लोग अगर केवल हमारे थ्रू कंसल्टेशन करना चाहते हैं, यानी कि लीगल एडवाइस हमसे लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक नंबर दिया है, उस नंबर पर आप कॉल करके अपनी कॉल बुक कराकर भी डायरेक्टली हमारे थ्रू कंसल्टेशन कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की। देखिए, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में आप लोगों को पता होना चाहिए कि जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी होती क्या है। देखिए दोस्तों, जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी का मतलब वह संपत्ति जिसको जॉइंट फैमिली के पर्पस के लिए बनाया गया हो, यानी कि जो प्रॉपर्टी केवल एक इंडिविजुअल ने ना खरीदी हो, उसके अंदर सभी जॉइंट फैमिली मेंबर्स के शेयर हो। वो बेसिकली क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले कुछ पारिवारिक सदस्य जैसे कि पिताजी, उनके भाई, उनके बच्चे, उनकी बहनें मिलकर एक जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी क्रिएट करते हैं। अब जब कभी भी वो कोई संपत्ति खरीदते हैं तो वो किसी इंडिविजुअल के नेम पर ना खरीदकर जॉइंट फैमिली नेम से उसे खरीदते हैं, तो वो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी कंसीडर की जाती है। अब दोस्तों, यहां पर बेसिकली चीज क्या देखी जाती है जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में, कि उसके अंदर सभी सहभागीदारों का, सभी सह हिस्सेदारों का भी अधिकार होता है। जैसे कि अगर एक सह हिस्सेदार का देहांत हो गया तो बाकी जितने भी सह हिस्सेदार हैं, आगे उनके लीगल ईयर्स हैं, उनका उस जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में अधिकार आ जाता है। अब दोस्तों, कई बार देखने को यह मिलता है कि लोग उस जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में बंटवारे की मांग कर लेते हैं। हम सभी लोगों को पता है बंटवारा करने के अनेकों माध्यम है। अगर आप आउटसाइड ऑफ द कोर्ट जाना चाहते हैं तो आप एक मेमोरेंडम डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, अगर आपका पहले ही ओरल पार्टीशन हो चुका है, या फिर आप एक पार्टीशन डीड बनाकर सभी फैमिली मेंबर्स के उस पर साइन कराकर उसको रजिस्टर्ड भी करवा सकते हैं। इन केस अगर आप लोगों का फैमिली में कोई डिस्प्यूट चल रहा है जिसकी वजह से पार्टीशन होना संभव नहीं है, तो आप कोर्ट का सहारा लेते हुए एक पार्टीशन सूट दाखिल कर सकते हैं। ये कुछ तरीके आते हैं जिनके माध्यम से आप अपनी संपत्ति का बंटवारा कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम बात करते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की रेलिवेंट जजमेंट की, जहां पर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट कंसीडर किए गए हैं पार्टीशन सूट के लिए। अगर आप लोगों का भी कोई पार्टीशन सूट चल रहा है, या फिर आप किसी प्रॉपर्टी को रिसेंट में ही पार्टीशन के माध्यम से एक्वायर किए हैं, इसके अलावा आप पार्टीशन करने का मन बना रहे हैं, तो ये वीडियो
आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। अब दोस्तों सबसे पहले केस डिटेल्स आपके साथ डिस्कस करेंगे, उसके बाद केस के फैक्ट्स और बैकग्राउंड क्लियर करूंगा, और आखिर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दी ये चीज मैं यहां पर आपको क्लियर करूंगा। अब देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर केस टाइटल आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। हमारा केस टाइटल है कंची गौंडा, जो प्रेजेंट केस में डिकीज यानी कि डेथ हो चुकी है बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव, वर्सेस सिद्धि गौंडा एलियास मोती गौंडा। इसका जो जजमेंट ये पास की है 11 मई साल 1994 की बड़ी महत्वपूर्ण और लैंडमार्क जजमेंट मानी जाती है। इसका साइटेशन नंबर है JT 1994 SC 125। अब दोस्तों ये पूरी केस डिटेल्स मैंने आपको क्लियर कर दी, ताकि अगर इस जजमेंट का रेफरेंस आप अपने केस के अंदर देना चाहें तो इन साइटेशन से, केस डिटेल से आप इस जजमेंट की सर्टिफाइड कॉपी बड़ी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब दोस्तों केस के फैक्ट्स और बैकग्राउंड मैं यहां से आपको क्लियर करूंगा, बड़ी ध्यान से आप लोगों को यहां से वीडियो देखकर समझनी पड़ेगी आपको। अब देखिए दोस्तों, यहां से आपको प्रेजेंट केस के मैं फैक्ट्स प्रेजेंट करता हूं। प्रेजेंट सिनेरियो में दो डिफरेंट सूट फाइल किए गए हैं डिफरेंट प्रॉपर्टी के लिए। केस फाइल करने वाले का नाम है सिद्धि गौड़ा, जो क्या कहता है कि बहुत साल पहले यानी कि करीबन करीबन 30-40 साल पहले हमारे पिताजी ने एक जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी बनाई। उसके अंदर जो हमारे पिताजी थे यानी कि जो प्लेंटिफ के फादर थे, उन्होंने और उनके भाइयों ने मिलकर कुछ संपत्ति खरीदी जो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी के नाम से खरीदी। नाउ यहां पर कुछ समय पहले ही पिताजी के देहांत होने से पहले यानी कि प्लेंटिफ के फादर के डेथ होने से पहले उन जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी का बंटवारा कर लिया, और प्लेंटिफ के पक्ष में और जो उनके ब्रदर थे यानी कि प्लेंटिफ के फादर के ब्रदर थे, उनके बीच में उन संपत्ति का बराबर बराबर विभाजन हो गया। नाउ प्रेजेंट केस में प्लेंटिफ का कहना है कि इस विभाजन के होने के बाद प्लेंटिफ के जो फादर है उन्होंने 1 एकड़ 20 गुंठा लैंड और खरीदी, यानी कि उसके विभाजन होने के बाद 1 एकड़ और 20 गुंठा लैंड और खरीदी गई, जो प्लेंटिफ और जो प्लेंटिफ के भाई हैं, जो प्रेजेंट केस में डिफेंडेंट है, उनके बीच बराबर बराबर बांटी गई, यानी कि एक पार्टी के पक्ष में 60 गुंठा जमीन आ रही है। नाउ डिफेंडेंट ने क्या किया, सबसे पहले 30 गुंठा जमीन सेल डीड की बेच दी गई। उससे ही अगले साल 1974 में जो अगली 30 गुंठा जमीन थी वो भी डिफेंडेंट ने बेच दी। नाउ प्लेंटिफ का कहना है कि ये जो दोनों जमीनें बेची गई है 7 गुंठा लैंड, ये उसके हित में आती थी, उसके पक्ष में आती थी, और ये जमीन डिफेंडेंट ने बेची है जो कि नल एंड वॉइड कर देनी चाहिए। और इसी चीज के चलते प्लेंटिफ ने एक डिक्लेरेशन सूट एंड परमानेंट इंजंक्शन का मांग करते हुए कोर्ट में, मुंसिफ कोर्ट में ये सूट दाखिल किया है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, जब ये मैटर मुंसिफ कोल के सामने ट्रायल किया जा रहा था तो वहां पर कुछ चीजें देखी गई, जैसे कि सबसे पहले वो जो ये प्रॉपर्टी है जिनका प्लेंटिफ कह रहा है कि बंटवारा हो चुका है, वो स्टिल जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी के अंदर कंसीडर की जा रही है, यानी कि उनको प्लेंटिफ के फादर की तरफ से ही खरीदा गया है जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी के लिए। जब प्लेंटिफ के फादर की डेथ हो गई तो उनके बाद जो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट है यानी ये दोनों भाई, और जो प्लेंटिफ फादर की वाइफ थी यानी कि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट की मदर, उनका इस संपत्ति पर अधिकार आ गया था, जिसके तहत यह पाया गया कि जो 60 गुंठा जमीन बेची गई है वो प्लेंटिफ के कब्जे में तो है, किंतु अगर उस पर अधिकार देखा जाए तो वो शेयर डिफेंडेंट के पक्ष में आ रहा है। और यह चीज देखते हुए मुंसिफ कोर्ट ने प्लेंटिफ के इस सूट को डिसमिस कर दिया गया। नाउ प्लेंटिफ की तरफ से उन दोनों सूट्स में ही अलग अलग 2 अपील डाली गई है दोस्तों। अब दोस्तों जब ये मैटर आगे अपील में गया, पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा, जब ये मैटर आगे अपील में गया तो इसी बीच फर्स्ट डिफेंडेंट की डेथ हो जाती है, और जब फर्स्ट डिपेंडेंट की डेथ होती है तो उनके आगे जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए उनको यहां पर मेंशन नहीं किया गया। तो फर्स्ट डिफेंडेंट को असाइड करते हुए यहां पर सेकंड डिफेंडेंट पर यह कहा कि इन्हीं से जुड़ा कॉज ऑफ एक्शन यहां पर बनता है, और फर्स्ट डिफेंडेंट की डेथ के बाद उनके किसी भी लीगल ईयर को प्रेजेंट केस में लीगल रिप्रेजेंटेटिव की तरह मेंशन नहीं किया गया। नाउ दोस्तों अपील में कुछ चीजें पाई गई, जैसे कि पहली कि ये प्रॉपर्टी जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी के अंदर परचेज हुई है। सेकंड चीज ये भी पाई गई कि प्रेजेंट केस में कुछ रेलिवेंट एविडेंस ऐसे नहीं है जो ये चीज कंसीडर करें कि ये शेयर यहां पर डिफेंडेंट के फेवर में रिलीज किया गया। फिर भी इन चीजों को कंसीडर करते हुए यहां पर उन अपील को भी डिसमिस कर दिया गया है, यानी कि जो प्लेंटिफ का केस था जो अपील में अब चल रहा था उसको वहां से भी डिसमिस कर दिया गया दोस्तों। नाउ ये मैटर आगे अपील होता हुआ अब ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने पहुंचता है। जब प्लेंटिफ ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने पहुंचता है
तो वहां पर वो एक अमेंडमेंट की मांग करता है। जिन लोगों को अमेंडमेंट नहीं पता, मैं सरल भाषा में बता दूं, किसी प्रकार का प्लेंट यानी कि केस के अंदर कुछ चीज एडिशनल ऐड की जाती है, नए रिलीफ की मांग की जाती है, तो वो अमेंडमेंट के तौर से देखा जाता है। तो वहां पर अमेंडमेंट की मांग करते हैं कि हमें इस प्लेंट के तहत 1/3 शेयर भी उस प्रॉपर्टी पर अलॉट करके दिया जाए। ये चीज यहां पर अब ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने अमेंड की गई। जो क्वेश्चन यही अराइज करती है, क्या अपील में इस तरीके से अब अमेंड करनी जानी चाहिए? अब दोस्तों यहां पर कुछ चीजें ध्यान दी गई, जैसे कि फर्स्ट डिफेंडेंट की डेथ हो चुकी है, उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को वहां पर नहीं मेंशन किया गया, और अगर उनको मेंशन किया जाता है तो यहां पर प्रॉपर्टी का पार्टीशन 1/4 होना चाहिए, ना कि 1/3। पार्टीशन में हिस्सा ज्यादा लेने के लिए उनका नाम मेंशन नहीं किया गया और केवल 1/3 पार्टीशन की डिमांड की गई है। इसके अलावा दोस्तों यहां पर यह भी चीजें मेंशन की गई, 617 की अमेंड, यानी कि अगर कोई अमेंडमेंट कर देता है तो वहां पर उसको यह नहीं होगा कि जब पहले रिलीफ में उन्होंने डिक्लेरेशन और परमानेंट इंजंक्शन की मांग की और अब यहां पर रिलीफ में पार्टीशन की मांग की गई है, दोनों के अंदर कोज ऑफ एक्शन अलग होने चाहिए, दोनों के अंदर रिलीफ चेंज हो गया, तो कैसे यहां पर अमेंडमेंट होते हुए इस प्रकार से रिलीफ को चेंज किया जा सकता है? इसके अलावा सभी ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी उस पार्टीशन में मेंशन नहीं हुई है, केवल जो दो विवादित संपत्ति है जिस पर केस चल रहा है उन्हीं को अब अमेंड के रूप में यहां पर बंटवारे के तहत सामने रखा गया है। यह चीज भी यहां पर कंसीडर की गई है काउंसिल्स की तरफ से डिफेंडेंट की। अब इस चीज पे यहां पर आर्गुमेंट्स के दौरान जो प्लेंटिफ के काउंसिल्स है उनका कहना है कि जब हम पहले डिक्लेरेशन की रिलीफ मांग रहे थे, उसके अंदर हाई कोर्ट के पास इतनी पावर है कि वो छोटे मोटे रिलीफ जैसे कि पार्टीशन के प्रोवाइड करा सकता है, इससे कोई बड़ा इशू वहां पर क्रिएट नहीं होता है। इसके अलावा जब कोर्ट पहले ही एक कंक्लूड कर चुका है कि ये जो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है इस पर सभी का शेयर होना चाहिए, तो इस प्रकार से अगर पहले प्लेंट में कोई टेक्निकल एरर आ गया था तो इस बेस पर इस सूट को डिसमिस करना ठीक नहीं रहेगा। यानी कि यही चीज कही गई कि अगर अब पार्टीशन कर भी दिया तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा प्रेजेंट सूट में। यह चीज यहां पर प्लेंटिफ के काउंसिल की तरफ से सामने रखी गई है दोस्तों। अब दोस्तों यहां पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यही कहा कि जो कॉज ऑफ एक्शन है वो तो सेकंड डिफेंडेंट के ऊपर लाइज करता है, और ऐसी कंडीशन में जो अपीलिएंट कोर्ट ने पार्टीशन सूट को एक्सेप्ट नहीं किया, मतलब पार्टीशन में यहां पर डिमांड की एक्सेप्टेशन नहीं दी, वो चीज ठीक नहीं है, और इसी बिहाफ पर यहां पर पार्टीशन की अमेंडमेंट को 617 को एक्सेप्ट कर दिया। नाउ दोस्तों अब ये मैटर आगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचता है, जहां पर यही सारे पॉइंट कंसीडर किए जाते हैं। पहली चीज कि अगर कोई जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी का बंटवारा किया जा रहा है तो क्या केवल जो सूट प्रॉपर्टी है उन पर ध्यान दिया जाना चाहिए या फिर सभी की सभी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी को इंक्लूड होना चाहिए? इसके अलावा जो फर्स्ट डिपेंडेंट है वो भी तो उसके अंदर शेयर होल्डर है, अगर उनकी डेथ हो गई और सूट के अंदर उनके लीगल ईयर को मेंशन नहीं किया गया तो इससे तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है उनको। तो इन्हीं सभी चीजों को देखते हुए यहां पर इस तरीके की जो प्लीडमेंट हुई है, अमेंडमेंट हुई है, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाना चाहिए। नाउ दोस्तों यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि हाई कोर्ट की ये फाइंडिंग कि जो कॉज ऑफ एक्शन है वो सेकंड डिफेंडेंट पर होल्ड करता है, लाइज करता है, ये करेक्ट नहीं थी। इसके अलावा हाई कोर्ट का ये कहना कि जो अपीलिएंट कोर्ट है उसने पार्टीशन एक्सेप्ट ना करके गलती की, ये भी चीज गलत थी। कारण ये है कि 617 की अगर अमेंडमेंट डाली गई है और उसके अंदर पार्टीशन की डिमांड की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि ये तो एक स्मॉलर रिलीफ है, कोई भी कोर्ट अपनी पावर का यूज करके दे सकता है, वो चीज एक्सेप्टेड नहीं होनी चाहिए। कारण क्योंकि प्रेजेंट केस में सभी की सभी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी इंक्लूड नहीं है। सेकंड चीज, यहां पर सभी को शेयर को मेंशन नहीं किया गया है, उन सभी को इंक्लूड नहीं किया गया है। तीसरी चीज, जो यहां पर विटनेस थे वो ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुके हैं कि प्रॉपर्टी का पहले ही पार्टीशन हो चुका है डिफेंडेंट नंबर 1 प्लेंटिफ और उनके मदर के बीच, जहां पर डिफेंडेंट नंबर 1 के बीच ये जो प्रॉपर्टी का शेयर है ये नहीं लाइज करता था। पर ये सारी चीज डिक्लेरेशन में तो फाइल हो सकती है, पर बाद में प्लीड करते हुए, अमेंड डालते हुए ये चीज पार्टीशन के अंदर नहीं आ सकती। रीजन, क्योंकि जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी जितनी भी है वो सभी केस में आनी चाहिए, ना कि केवल पार्शियल पार्टीशन की डिमांड होनी चाहिए, और जितने भी को शेयरर हैं, सह हिस्सेदार हैं, सभी को उस सूट में पार्टी होना अनिवार्य हो जाता है। ये दोनों चीज फिर यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन करते हुए ये चीज साफ तरीके से निर्धारित कर दी कि अगर ऐसा कोई पार्टीशन सूट डाला जा रहा है जहां पर ये दो महत्वपूर्ण चीजें नहीं रखी गई कि सभी जॉइंट फैमिली को इंक्लूड किया जाए या फिर सभी को शेयरर को वहां पर पार्टी ऐड किया जाए,
तो इस प्रकार के पार्टीशन सूट को मेंटेनेबल नहीं माना जाएगा। अंडर सम एक्सेप्शनल केसेस ये फिर भी रेलिवेंट है, पर आप लोगों की सरल जानकारी के लिए बता दूं कि इस तरीके के पार्टीशन सूट को मेंटेनेबल नहीं माना जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूं वीडियो के अंदर मिली जानकारी आप सभी लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो के अंदर अगर मिली जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पर्सनली कंसल्टेशन यानी कि लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को नंबर दिया है, उस नंबर पर आप कॉल करके अपनी कॉल बुक कराकर भी डायरेक्टली हमारे थ्रू कंसल्टेशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।